ऑटोमेटिक रोटेशन नमस्कार। ऑन करके। नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और समकक्ष को स्नेह। आज हमारे सभी दिग्गज स्टूडियो में एकत्रित हुए हैं। हमारे पटल के ही एक तो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार आदरणीय विजय कुमार किसले जी तिवारी किसले भैया हैं, जो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार हैं, और पंकज तिवारी जो हमारे संपादक हैं पटल के, और भैया के नीचे साधना शाही जी वाराणसी से हैं, अध्यापिका। चूंकि आप सभी लोग हमारी कहानी की पुस्तक पढ़े हुए हैं, तो ये हुआ कि चलो भाई कहानी की समीक्षात्मक एक चर्चा हो जाए, अपनी कमियों से अवगत हो जाऊं। तो साधना शाही जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप सभी लोगों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज मैं अपनी कमियों से अवगत होने के लिए रूबरू हुई हूँ कि मुझे पता चले कि मेरी कहानी आपको कितना पकड़ पाई है, कितना छोड़ पाई है, और मैं कहाँ तक सफल हुई हूँ, कहाँ तक नहीं सफल हो पाई हूँ। तो मैं पूरी तरह शांत होती हूँ। और पहले मैं पटल से जुड़े सभी श्रोतागण जो भी जुड़े हैं या जुड़ेंगे या बीच बीच में जुड़ते जाएंगे, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं चाहूंगी कि लोग जुड़ते रहेंगे। पंकज अपनी बातें शुरू कर दे, क्योंकि पंकज जी आज के मुख्य बिंदु हैं और ये बातचीत प्रारंभ करेंगे। अब कैसे करते हैं, कितनी बौछार मेरे ऊपर डालते हैं, मुझे नहीं पता, और मैं सहने के लिए तैयार हूँ और सबका जवाब देने के लिए कोशिश करूंगी कि आपके सभी प्रश्नों का, आप लोगों के सभी प्रश्नों का मैं जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पंकज। आप आइए, माइक संभालिए और मैं म्यूट करती हूँ अपना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज इस पटल से एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम होने जा रहा है। और जैसे कि ये बात अचानक से मालूम चली कि मंजुला मैम ने एक किताब लिखी है। हालांकि पहले हम लोग संपर्क में तो बहुत पहले से ही रहे हैं, लेकिन कभी कहानी की किताब के बारे में जिक्र नहीं हुआ। और ये जिक्र तभी हुआ जब किताब एकदम सामने आने को हाजिर थी, बस कुछ ही दिनों में। और जान के बड़ा ही थोड़ा आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य तो उस समय और ज्यादा हुआ जब किताब पढ़ने को मिली। तो पढ़ने के बाद जो काफी उसमें ऐसी चीजें मिली, मतलब जैसे कि आजकल साहित्य में तो काफी कुछ चल रहा है, और देखा जाए तो कुछ नया करने के चक्कर में लोग पुरानी चीजों को छोड़ते जा रहे हैं, और कुछ बहुत ही नया के चक्कर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कई ऐसी चीजें जो छूट चुकी हैं, मतलब पहले पढ़ने को मिलती थी लेकिन अब पढ़ने को नहीं मिल रही हैं। तो ऐसी चीजें मुझे वहां पर मिली आपकी कहानियों पढ़ने के लिए। तो फिलहाल उस पर हम लोग चर्चा अभी जारी कर ही रहे हैं। तो उसके पहले हम एक बार फिर से सभी का हम भी स्वागत कर लेते हैं। हालांकि मैडम ने कर ही लिया है, तो लेकिन मैं भी करता हूँ कि आदरणीय किसले सर का हार्दिक स्वागत। और इधर वंदना साधना साही मैम का बहुत बहुत स्वागत है। और साधना साही मैम बनारस से हैं और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि मंजुल कहानियां, जो मैडम की कहानी की किताब का एक शीर्षक, किताब का शीर्षक है मंजुल कहानियां, जिस नाम से किताब है, तो उस किताब को पढ़ने का एक पढ़ करके उस पर लिखने का काम साधना मैडम ने भी किया है, और बहुत अच्छे तरीके से किया है। कई पटल पर प्रकाशित भी है। और उस किताब को काफी अच्छे से विजय सर ने भी पढ़ा है। और हम लोग आपस में उस पर काफी चर्चा करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत हम करेंगे आज बनारस से साधना साही मैम से, कि उन्होंने मंजुल कहानियां जो किताब है इसके बारे में कुछ शुरुआत वही करें, और कैसे मतलब उन्होंने इस किताब को किस रूप में देखा, इसके बारे में अपना एकदम देखा जाए तो बेहिचक विचार रखे मैम। साधना साही मैम। मैडम आपकी आवाज म्यूट है। साधना मैम आपकी आवाज म्यूट है। नमस्कार, पटल से जुड़े सभी श्रोतागण दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। उसी के साथ साथ किसले सर, मंजुला मैम, पंकज जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आप सबका तो शुरू करते हैं हम लोग मंजुल कहानियां किताब। मंजुल कहानियां जो कि शायद मंजुला मैम के नाम से ही जुड़ा हुआ है। और मंजुल कहानियां जब मुझे पढ़ने को मिली तो मैंने उसको, मतलब मैक्सिमम कहानियों को मैंने उसमें पढ़ा, और उसमें मैं जो पाई उसका मैं निष्पक्ष
चित्रण आज करूंगी। तो मंजुल कहानियां आज के समाज का एक ऐसा चित्रण है जिसमें यथार्थ भी है लेकिन आदर्श का कहीं कहीं उसमें आवरण देखने को मिलता है। यदि हम बात करें मंजुल कहानियां के विषय की, तो उसके विषय ऐसा प्रतीत होता है कि मैम के इर्द गिर्द के ही हैं। उस कहानी में जो पात्र हैं उनको ऐसा लगता है कि मैम ने देखा है, जाना है और उन्हें भली भांति परखा है। तो अगर हम इस कहानी में जो वातावरण है, वातावरण की बात करें, तो यह वातावरण आज की संपूर्ण संभावनाओं, उपलब्धियों, वायाडंबरों आदि सभी सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं को स्वयं में समेटे हुए। मतलब ऐसा नहीं है कि कहानी पूरी तरह सकारात्मक ही है या पूरी तरह नकारात्मक है। आज के समाज में जो हमें दिखाई पड़ रहा है उस सब कुछ को अपने आप में समेटे हुए है। ये छोटी सी कहानी संग्रह 20 कहानी का ये संग्रह है, लेकिन ये 20 कहानी को यदि हम कहें कि गागर में सागर भरने में ये सक्षम हुई है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस 20 कहानियों को यदि हम पढ़ते हैं तो हर कहानी हमें अलग अलग तरह का संदेश देती है। यदि हम बात कहानी संग्रह के शिल्प योजना की करें तो अनुभूति पक्ष इसका जितना ही श्रेष्ठ एवं संतुलित है उतना ही इसका दूसरा पक्ष भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार यदि हम कहें कि इसका अनुभूति पक्ष मतलब कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही पूरी तरह से श्रेष्ठ देखने को मिलता है। कहानी के भाव पक्ष, कला पक्ष, सब कुछ वर्ण्य विषय, भाषा, वातावरण इत्यादि को देखने के पश्चात मैं निसंकोच ये कह सकती हूँ कि यह मात्र 20 कहानियों की पुस्तक अनुभूति एवं अभिव्यक्ति दोनों ही पक्षों को उजागर करने में पूरी तरह सफल है। इसमें कहीं पर भी न तो हमें अनुभूति की कमी देखने को मिलती है और न ही अभिव्यक्ति की। मंजुल कहानियां संग्रह समस्त कहानियों की कथा वस्तु पूर्णतः संगठित, उद्देश्यपरक, पात्रों की जीवंतता और व्यवहारिकता, उच्च कोटि के संवाद कौशल जो कहानी में जान ला देते हैं, इन सभी विशेषताओं को अपने आप में समेटे हुए है, जो एक कल्याणकारी, समाज सुधारक, मानवतावादी आवरण सा जान पड़ता है। यदि हम मंजुल कहानी पुस्तक की विषय वस्तु की बात करें तो इसके विषय अत्यंत व्यापक हैं। उनकी प्रारंभिक कहानी अभिशप्त, पितृदिवस और बेला, इस कहानी को यदि हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कहानी के जो विषय हैं वो विषयानुकूल है। जैसे पात्र हैं, जैसा देश काल है, उसी के अनुकूल विषय हैं। वहीं ये कहानियां घटनाओं की प्रधानता को भी उजागर कर रही हैं। इन कहानियों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक, नैतिक विसंगतियों का चित्रण करते हुए आदर्श मूलक समाधान खोजने का भी पूरा प्रयास किया गया है कि इसमें जो समस्याएं दिखाई गई हैं उन समस्याओं का हम समाधान किस प्रकार कर सकते हैं। इसी के साथ यदि हम मंजुल कहानियां पुस्तक की आगे बढ़ें तो विविधता, उदारता, मानवता, सरलता, कथा वस्तु भी इसमें पूर्णतः दृष्टिगत हो रहा है। यदि हम पात्रों के चरित्र चित्रण की बात करें तो इसमें पात्र सरल, सहज, विविधता, व्यापकता, यथार्थता आदि को अपने आप में समेटे हुए हैं। कहानियों के पात्र आदर्शवादी, यथार्थवादी, उपेक्षित, पीड़ित, शोषित, शोषक, अच्छे, बुरे, हर धरातल से इसमें कहानी के पात्र हमें दिखाई दे रहे हैं और ये सारे पात्र लेखिका के इर्द गिर्द विचरण करते हुए से ही जान पड़ते हैं। हम जो भी कहानी पढ़ेंगे ऐसा लगता है कि उन पात्रों को लेखिका ने बहुत ही करीब से देखा है, जाना है। अब यदि हम कहानी के संवाद योजना की बात करें तो कहानी का संवाद जो है वो सरस, सरल और रुचिकर है। कहीं भी कहानी में ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि कहानी को बहुत ही तत्सम प्रधान भाषा से, संस्कृत निष्ठ भाषा से, मतलब कहीं भी विद्वता को दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। जहां पे जैसे संवाद, जैसे शब्दों की जरूरत है वैसा ही संवाद योजना किया गया है। कहानी के अनुरूप ही देश काल है, वातावरण है। इसमें कहानी जब हम पढ़ें तो उसमें हमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर सभी प्रकार के शब्द देखने को मिल रहे हैं। मतलब जैसे चरित्र है, जैसा देश काल है, वैसे ही शब्द हमें देखने को मिल रहा है। 20 की 20 कहानियों को यदि हम पढ़ते हैं तो कोई भी कहानी ऐसा नहीं है जो कि हमें ये जान पड़े कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है। कहानी की
जो विशेषता है उसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि कहानी उद्देश्य परक हो, और वह उद्देश्य परक कहानी की विशेषता हमें इन कहानियों में देखने को मिलती है। तो ये तो हुआ ये मंजुल कहानियां जो पुस्तक है मैम की, उसका एक सार रूप में। अब मैं आपको इस पुस्तक की कुछ कहानियों से रूबरू कराती हूँ। तो पहली ही कहानी है अभिशप्त पितृदिवस। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि पितृदिवस तो है, लेकिन वो किसी भी प्रकार अभिशप्त हो गया है। तो ये कहानी जो है वो समाज को आईना दिखाती हुई एक संवेदनात्मक कहानी है, जिसमें लेखिका ने यह दिखाना चाहा है कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में किस प्रकार रिश्तों को ताक पर रखकर हम अपने कर्तव्यों को भूलकर कितने स्वार्थी हो गए हैं। इसी के साथ उन्होंने यह भी दिखाया है कि कोरोना काल में लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ। और इस तरह प्रस्तुत कहानी एक ऐसे पिता की कहानी है जो अपने ही बच्चों द्वारा उपेक्षित और प्राकृतिक त्रासदी से पीड़ित है, किंतु अंत तक किसी भी प्रकार की शिकायत न कर उपेक्षा और दुत्कार को अपना भाग्य समझकर सहज स्वीकार किए हुए। इसमें एक पिता की व्यथा चित्रित है, लेकिन वो पिता कभी भी अपनी जुबान से अपने बच्चों की बुराई नहीं करता है। वो अपने उस कष्ट को, अपनी वेदना को अपने अंदर ही दबा करके रख लिया है। इस तरह यह कहानी हमें यह बता रही है कि माँ बाप कैसे बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालकर अपनी वेदना को छुपाकर अपने कष्टमय जीवन को हंसी का चोला पहनाकर जीते हैं, और वही बच्चे बड़े होकर किस तरह से माँ बाप को बोझ जब समझकर अपनी जिंदगी से बेदखल कर देते हैं, उन्हें एक सामान की तरह घर से बाहर निकाल देते हैं। तो यह है पहली कहानी अभिशप्त पितृदिवस। अब यदि हम दूसरी कहानी की बात करें, बेला, तो दूसरी कहानी जो बेला है उसमें आज जो राजनीतिक वातावरण समाज में है उसको दिखाया। मैं चाह रहा था कि जो कहानी अभिशप्त है इस पे एक बार विजय सर की भी थोड़ी सी उनका भी विचार ले लिया जाए, फिर हम लोग हर एक कहानी पे अलग अलग से चर्चा कर लेंगे। तो अभिशप्त कहानी वाकई में जो है वो जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय ऐसा लगा कि ये घटना सिर्फ एक घर की है, और उसमें दर्द वाकई देखा जाए तो दर्द बहुत ज्यादा है, कराह बहुत ज्यादा है उसमें। लेकिन अगर देखा जाए तो लगभग, अब मैं परसेंटेज में तो नहीं बता पाऊंगा क्या स्थिति है, लेकिन बहुत स्थिति भयानक है। अधिकतर घरों का हाल यही है। पिता के साथ किस तरीके से लोग आजकल एकांतवास का जो एक आवरण लोगों ने ओढ़ लिया है, एक जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होती थी, पहले भरा पूरा परिवार होता था, कोई न कोई परिवार को संभालने वाला होता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि सभी अपने में मजबूर है, और मजबूरी का चोला भी ओढ़कर, हो सकता है इसका कोई विकल्प भी हो, लेकिन उस पर मतलब खामियां तो कहीं ना कहीं है ही समाज में जो इसी चल रहा है, जिसकी वजह से अब सब जैसी कहानी लिखनी पड़ रही है। तो इस बात को जो है हम देखेंगे कि आदरणीय विजय सर इस बात पे क्या विचार रखना चाहते हैं। विजय सर, आपका सर। जी, बहुत अच्छा क्रम से निरंतरता में व्यस्त थी शाही मैडम जी। अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो पूरा अपना वक्तव्य दे दे, लेकिन फिर भी अच्छी बात है। अपन इस पर बात करते हैं अभिशप्त पर। निश्चित रूप से ये जो आजकल पाश्चात्य सभ्यता के कारण न्यूक्लियर फैमिली जो चल रहा है, एकल परिवार का ही ये इसका दुष्परिणाम है। ये जैसे कि वहां पर सब अपने वो वृद्धाश्रम रहते हैं, बुजुर्ग होने के बाद में बेटे अपने सगे संबंधियों को ये उन पर महत्व नहीं देते, भले ही वो माँ बाप भी हैं उनको भी छोड़ देते हैं और वृद्धाश्रम जाने के लिए वो कर देते हैं। इस कहानी में भी निश्चित रूप से यही है, वो उनके मकान को ही खुद बेच देता है, मकान बेच के वो दूसरी जगह जाता है और उसी मकान पर अपने माँ बाप को किराए से रहने के लिए बोल देता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यदि उनकी ही चीज है और वो उनको ही उधर किराए पर दे देता है। चूंकि इनको पेंशन मिलती रहती है, पिताजी को पेंशन मिलने के कारण ज्यादा परेशानी नहीं रहती, वो टिफिन लगा लेते हैं, किराया दे देते हैं, 13,000 रुपए किराया दे देते हैं। इस तरह से ये बात तो है, लेकिन विचारणीय बात ये है कि जो पिता आखिर पिता ही होता है, पिता की क्षमता और माता की ममता, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसके कारण इतना मैं तो इसको जघन्य अपराध की श्रेणी में लाता हूं। जिस ढंग से बच्चों ने अपने माँ बाप को छोड़ के वो चले जाते हैं, लेकिन जो क्षमता रहती है पिताजी की और माँ की ममता रहती है, उसके बावजूद
वो अपने बच्चों से स्नेह करता रहता है, उनकी याद करता रहता है, उनकी कभी शिकायत नहीं करता। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता ये है, इसका एक आदर्श बोला जाए कि ये एक तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप यदि वो टिट फॉर टैट, मेरे हिसाब से मेरा पैसा मैंने पैदा किया है, मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, तो बात ये होना चाहिए कि यदि वो अपनी संतान यदि हमारे काम नहीं आ रही, बुढ़ापे में हमारा सहारा नहीं बन रही, तो उनके उनके साथ में हमको इस तरह से जो इस कहानी में दर्शाया गया है कि बिल्कुल भी शिकायत नहीं करती, ना ही कोर्ट केस है, ना ही कोई कानूनी व्यवस्था है, ना ही समाज से किसी से बोलते, उसको किसी से शिकायत नहीं है पिताजी को। वो अपने बच्चों की खुशी चाहता है, सोचता है कि वो उसकी बहू से 5 मिनट बात हो जाती है, 2 मिनट अपने बेटे से फोन पे बात कर लेता है, वो उसमें भी खुशी रहता है, वो कि चलो इस बहाने में अपने बेटों से बहू से मैं बात कर लेता हूँ। वो सब कुछ कहता है कि अभी मैं जाऊंगा तो पति पत्नी में झगड़ा होगा, तो इसीलिए मैं उस घर में नहीं जाना चाहता कि उन्हें मेरे बहू और बेटे में कहीं झगड़ा ना होने लगे। कितनी आदर्श रूप से, कितनी चिंतन करके, कितनी गंभीरता से ये कहानी लिखी है। ऐसा लगता है कि एक ये सत्यता के धरातल पर अधिकांश माँ बाप जिनका जो बेटा रहता है, जिसे कुल दीपक कहा जाता है, अपने बेटे के प्रति जो स्नेह प्यार है वो इसमें बताया गया है। और जो माँ बाप रहते हैं, अपना जीवन रात रात भर जाग के गीले बिस्तर में लेट के माँ जो जिस ढंग से बच्चों को पालती है, बड़ा करती है, अपने एक जोड़ी कपड़े में पता चला वो सालों गुजार देती, लेकिन बच्चे यदि स्कूल के लिए ड्रेस मांगते हैं, कापी किताबें या उनकी जो डिमांड्स रहती हैं उसको जरूर पूरा करते हैं, वो उधार लेके पूरा करते हैं। कभी आप इस पर देखें कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, अपना पेट काट के, अपने पैसा काट के, अपने फटे जूते पहन के जो करते हैं, लेकिन उनको परिणाम क्या मिलता है बाद में? यही जो इस कहानी में बताया है कि सब कुछ करने के बावजूद बेटे उनको अपने पास नहीं रख रहे हैं। इस तरह से इस कहानी के बारे में जो लिखा है, आदर्श तो है, लेकिन एक बच्चों के लिए एक सीख भी है कि माँ जो बच्चे हैं अपने माँ बाप के साथ ऐसा ना करें। कहने को माँ बाप के लिए वो जो होता है, जो अन्याय होता है, उस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, एक कहानी पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो पंकज जी, मेरा एक विचार है कि उनका वक्तव्य सुन लिया जाए, भले ही वो हर एक कहानी पर या तो बोले या ना बोले, लेकिन संक्षिप्त में पूरी जो औसत रूप से, क्योंकि 20 कहानियों पर अलग अलग बोलेंगी तो पूरा वक्त चला जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने बहुत गंभीरता से इसकी तैयारी की है, बहुत अच्छा उन्होंने अभी भाव पक्ष, कला पक्ष और उनके लेखिका के जो व्यक्तित्व पर विचार विमर्श किया है, विचार दिए हैं, बहुत मेहनत की है शाही मैडम ने, और मैं स्वागत करता हूं उनकी मेहनत को लिए धन्यवाद देता हूं। आगे पंकज जी अपना विचार व्यक्त करें और आगे एंकर की भूमिका निभाएं। चलिए, बहुत सही बात सर। मैंने बस इसलिए ऐसा किया कि थोड़ा सा एक उसमें वो बनता रहे, मतलब एक रूपता ना आने पाए। खैर, आपकी जो आज्ञा है वैसे ही करूंगा अभी आगे चल के। अब मैं थोड़ा सा कहूंगा सर इस कहानी में। वक्त ज्यादा हो जाएगा, आधी बात हो पाएगी आधी किताब पर, इसीलिए मैं सोचता हूँ वो अपनी पूरी बात कह दे वो। अच्छा, ठीक है। तो सर, जो अभिशप्त में मैंने देखा, मैं अपनी बात के बाद फिर मैं मैम को बुलाता हूँ, साधना मैम को। तो जो लगभग सारी बातें आपने कह दी है, लेकिन कहानी अंत होते होते, कहानी अपने जब अंत के पास पहुंचती है, उस समय जब भोजन को लेकर के जो जिक्र चलता है, भोजन का किस तरह से वहां पे प्रावधान किया जाता है, और ऐसी स्थिति में कि वो बगल में रह रहा होता है लेकिन खाना 2 टाइम का अलग अलग, फिर क्या वो खाना दिन में सिर्फ एक बार पहुंचाने का उपक्रम स्टार्ट होता है। मतलब स्थिति ऐसे जघन्यता तक पहुंच जाती है कि कोई बाहर हो, किसी और परिस्थिति में हो, अलग बात है, लेकिन पास रह के इस तरीके से जो है, थोड़ा सा वाकई में दर्दनाक हुआ है इस कहानी को। ये कहानी तो ठीक है, मतलब कहानी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही दर्दनाक कहानी है, लेकिन इसी माध्यम से हम समाज से भी एक मतलब जो है आग्रह करेंगे कि ऐसी स्थिति हमें आसपास देखनी चाहिए। और मैडम ने एक बात लिखा है, हमें हमेशा अपनी आंखें खोल के रखना चाहिए कि हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, हम उसमें कहाँ तक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो खैर, अब बात को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से आता हूँ साधना साई मैम के पास और आग्रह करता हूँ कि अपनी बात को आगे बढ़ाएं। स्वागत है साधना मैम। और अभिशप्त कहानी के बाद हम बात करते हैं ग्रीन चिली कहानी की।
ग्रीन चिली कहानी एक लघु कथा है, लेकिन ये लघु कथा थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने के में सक्षम है। ग्रीन चिली, ये जो ग्रीन चिली कहानी है, वह आज हम अपनी भारतीयता, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूलकर किस प्रकार हम अंग्रेजियत के पीछे, किस प्रकार हम ये बाह्य आडंबर के पीछे भाग रहे हैं, इस कहानी में मैम ने ये दिखाना चाहा है। मतलब आज स्थिति ये हो गई है कि हमें हिंदी बोलने में शर्म आता है। हम हरी मिर्च कह के अपने पड़ोसी के यहाँ हरी मिर्च नहीं मांगते हैं, बल्कि ग्रीन चिली मांगते हैं। अरे हरी मिर्च भी हम कह लेंगे तो हमारी कोई इंसल्ट नहीं होगी। और इस तरह यदि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि हिंदी की तो तौहीन करते ही हैं, साथ साथ वो अंग्रेजी की भी तौहीन करते हैं, क्योंकि वो किसी को भी वो अधिकार, वो सम्मान नहीं दे पाते हैं जिसका वो भाषा मतलब जिस अधिकार, वो जिस सम्मान का वो भाषा अधिकारी है। वो हिंदी के भी साथ न्याय नहीं करते और अंग्रेजी के साथ भी न्याय नहीं करते हैं। तो पढ़े लिखे होने का मतलब, आधुनिक होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी भाषा, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता को भूल जाएं। और आगे मैं किसले सर से चाहूंगी कि इस कहानी के बारे में उनकी क्या राय है वो बताएं। बस बिल्कुल आपने सही बोला है कि हम अंग्रेजी माध्यम बच्चे को यदि स्कूल भेजना है तो हमें तैयारी करके कि अंग्रेजी में बात करना है हमें, तो वो अभ्यास कर रहे हैं पति पत्नी मिलके, ये गलत है। सबसे पहली बात तो ये कि हम कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और केवल उसका एक ही उद्देश्य होता है कि वो अपने व्यवसाय या धंधे में या नौकरी में उन्हें अच्छे से अच्छा स्थान मिले। बस इस कहानी का यही शीर्षक है। एक और कन्वेंटा करके कहानी है, उसमें भी इसी तरह की बात है जी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। साधना मैम, आप आगे हैं, अभी जारी रख सकती है साधना मैम। ओके सर। और अब हम अगली कहानी मुहावरा कहानी की बात करते हैं। तो आपको मुहावरा शीर्षक सुनकर के ही अब समझ में आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं हमें आज से 10-20 साल पहले गांव का क्या दृश्य था वो दिखाने में शायद सक्षम है ये कहानी। क्योंकि मुहावरा, लोकोक्ति जो आज हम पढ़ते हैं, आज के बच्चे जिसको बैठ के याद करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग तो उसको चलते फिरते के काम करते करते बोल जाते थे। तो अगली कहानी है मुहावरा, जिस कहानी में आज से 10-20 साल पहले कैसा रहन सहन था उसको दिखाया गया है। पीला बल्ब, लालटेन, लोगों का रहन सहन, मोहल्ले में कैसे लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे, उन सब का बड़ा ही सटीक, सार्थक और सरल चित्रण किया गया है। कहानी में एक जगह पे जब लड़की की विदाई कराने के लिए लड़के वाले आते हैं और उसके घर वो लड़की नहीं जाना चाहती है, तब पूरे लोग बोलते हैं कि देखते हैं कैसे वो लोग लड़की को लेकर के चले जाते हैं। ये वाला जो स्थान है वो बिल्कुल दिल को छू लेता है। वहां वो बताता है कि पहले गांव में किस प्रकार एकता थी, कैसे एक के सुख से सब सुखी होते थे और एक के दुख में सारे दुखी होते थे। और शायद यही वजह था कि पहले किसी की मजाल नहीं थी कि किसी की बहू बेटी पर कोई नजर उठा दे, क्योंकि गांव की एक बेटी सबकी बेटी होती थी। किंतु आज हम क्या हो गया, एकाकी परिवार में ऐसे खो गए हैं कि पड़ोस में क्या हो रहा है हम नहीं जानना चाहते, और अगर पड़ोस में कोई दुखी है तो वो अपने दुख को लेकर के दुखी रहे, हम तो अपने सुख में सुखी हैं। तो मुहावरा कहानी कहीं ना कहीं हमें यह सिखा रही है कि आज जो हम इतनी बाधाओं में, इतनी परेशानियों में जकड़े हुए हैं, उसका वजह कहीं ना कहीं यही है कि हम इंसानियत से दूर होते जा रहे हैं, हम मानवता से दूर होते जा रहे हैं। हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे समकक्ष जो लोग हैं, यदि वो दुखी हैं तो हमें उनके दुख का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यदि हम किसी के दुख में दुखी नहीं है तो हमारे भी दुख में तो कोई दुखी नहीं होगा। हमें भी अपने दुख के क्षणों को अकेले ही व्यतीत करना होगा। और कहानी का ये जो प्रसंग है, ये मुझे सबसे रोचक प्रसंग लगा, जिसमें कि एक गांव को पूरा एकजुट दिखाया गया है। और किसले सर, आप अपने वक्त।
नहीं बस कुछ नहीं, उसमें बस ये जो सामान्यतः ससुराल और मायके में जिस ढंग से बातें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, एक माह या 15 दिन के लिए बोला जाता है, 20 दिन के लिए, और 5 दिन बाद ही पहुंच जाते हैं उसको लेने के लिए। और जब वो तलखी सामने आती तो बोलते कटोरा लेके भीख मांगेंगे। तो इस तरह से ये मुहावरे पर जो बातें आती हैं, ये उसमें यही बताया गया है। और अंततः जो बहू रहती है वो अपना ये मंगलसूत्र ये उतार के देने लगती है और बोलती है मैं जैसा चाहूंगी वैसा करूंगी। सीधी सी बात ये है कि आजकल की जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है या जो है, वो पुराने एकदम से जो कुरीतियां हैं वो नहीं होना चाहिए। बहू है लेकिन उसको मायके भी जाना है, उसको ऐसा नहीं कि आपके खाना बनाने के लिए ही ससुराल में रहे। और कहीं ना कहीं ये इसमें सबक सिखाया जा रहा है इस कहानी में। उसको मायके वो भी अपने माँ बाप के पास जाना चाहती थी, वहां यदि रह लेने दिया होता तो स्थिति नहीं आती। इस तरह से ये बातें हैं, ये बिल्कुल सामान्य है। और ये जैसा कि आपने पहले ही बता दिया गया कि समाज के और हमारे इर्द गिर्द जो भी परिस्थितियां आती हैं, मंजुला जी ने उसी पर कहानियां लिखी हैं, सीधी सादी भाषा में लिखी हैं और बिल्कुल अंतः तल तक पहुंचती हैं उनकी बात, जो भी वो कहना चाहती हैं। जी इसमें सर जहां तक मैं समझ पाया हूं इस कहानी में कि एक बड़ी जो मेरे हिसाब से जो मुझे दिल को छू गई, वो जब बहू होती है और वो धीरे से अपनी अंगूठी निकाल के दे देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है उनको विदा कराने का एक 1.5 महीने जो उन्होंने तमाम बातें कही कि दादाजी बिना इनके नहीं रह पा रहे हैं, बच्चे के बिना नहीं रह पा रहे हैं, मुझे उसमें कहीं ना कहीं से जो एक पहले एक आभूषण की जो गंध होती थी, मुझे उसमें कहीं से हल्का सा लगा कि उन्होंने जैसे ही उनको अंगूठी मिलती है वैसे ही वो लोग जाने को तैयार होते हैं। जो उसके पहले वो जाना नहीं चाहते थे, कई घंटे से बैठे हुए वेट करते थे कि अब मैं बिना लिए नहीं जाऊंगा, बिना लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही बहू उनके सोने के मोह को समझ पाती है और धीरे से अपने अंगूठी निकाल के दे देती है कि उसके बाद फिर हम कुछ प्रक्रिया करते हैं, और अंगूठी पाते ही वो लोग तुरंत तैयार भी हो जाते हैं। मुझे कहीं ना कहीं से बहू से ज्यादा वहां पर उस परिवार में सोने की गंध समझ में आई कि उनके अंदर कहीं ना कहीं उस सोने को लेके लालसा थी। बहू की लालसा तो बात की बात है, बाकी तो चीजें तमाम कुरीतियों पर कहानी में प्रहार तो हुआ है सर। लेकिन ये चीज मुझे बहुत मतलब दिल से छू गया कि मतलब ऐसी स्थिति जो पहले थी, एक हालांकि आप कि मैं नहीं कह सकता आज क्या चल रहा है, लेकिन वो घटना मुझे बहुत प्रभावित करती है सर। कि मैं मानिए आज 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 से 40 साल पहले की जो परिस्थितियां थी, निश्चित रूप से जो दहेज दिया जाता था, जो चढ़ावा बोला करते हैं, बहू जब मंडप के नीचे बैठती है उसको बहुत सारी अपनी सक्षमता और अपने सामर्थ्य के अनुसार जो दिया जाता है वो काफी ज्यादा होता है। समाज को दिखाना रहता था कि मैंने बहू को इतने किलो, इतने तोले सोना चांदी सब कुछ दिया हुआ है। और जब वो शादी होने के बाद मायके जाती है, या उसे ये कहा जाता है ये जो चढ़ाया गया है वो उसका ही धन संपत्ति रहती है। निश्चित रूप से पंकज जी आप सही बोल रहे हैं, उसकी कीमत उस समय में बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो यही होता था कि आप हमारा जो चढ़ाया हुआ, जो हमारे सामर्थ्य, जो धन, जो दहेज जो दिया गया है पैसा, वो हमको वापस कर दो और लड़की को अपने पास रख लो। आपने बहुत सही बारीकी से देखा, ये भी मैं समझता हूँ। जी जी, चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और साधना मैम से देखते हैं कि आपकी बात आगे बढ़े। साधना मैम। अब ये मुहावरा कहानी के बाद हम बात करते हैं ए अम्मा कहानी की। ए अम्मा, आज हम जैसे जैसे आधुनिक होते जा रहे हैं तो मॉम, मम्मी, और इस कहानी में जो ए अम्मा शब्द है वो एक सास और बहू के प्यार को दिखाया गया। अभी हमने इसके पहले की कहानी में देखा कि किस प्रकार ससुराल वाले धन लोलुप हैं, वो लड़की की विदाई कराने के लिए आते हैं, लेकिन उस लड़की के आड़ में कहीं ना कहीं उन्हें जो लड़की से ज्यादा प्यारा होता है वो उसका सोना प्यारा होता है। लेकिन जब हम इस कहानी को, ए अम्मा कहानी को पढ़ते हैं तो परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत दिखती हैं। कहानी में ऐसा प्रसंग आता है कि शाम को जो बहू है उसकी सास बाहर घूमने टहलने के लिए जाती हैं और उसी समय जो ससुर हैं वो किसी औरत से बात करते हैं। तो बहू जब इस चीज को सुनती है 1 दिन 2 दिन, तो उसे लगता है जब अम्मा बाहर चली जाती हैं तो ये पिताजी पता नहीं किसके साथ बात करते हैं।
और एक दिन वो अपनी सासू माँ से ये बात बताने की कोशिश करती है, और बताने की क्या कोशिश करती है, वो कहीं ना कहीं अपने ससुर के चरित्र पर शक करती है। उसे लगता है कि अम्मा के जाने के बाद ये किसी औरत से बात करते हैं और इनका चरित्र अच्छा नहीं है। लेकिन जब वो अपनी सास से इस बात को बताती है, तब उसकी सास उसको बताती है कि ये जो तुम्हारे पिताजी हमारे जाने के बाद शाम को बात करते हैं, वो कोई औरत नहीं होती है, वो तो गाय होती है, जो गैया मैया है उनकी, और वो अपने गैया को किसी इंसान से कम नहीं समझते हैं, और वो उसी से बात करते हैं, उसी का हाल चाल लेते हैं, दुख सुख पूछते हैं। और जब बहू अपनी सास के मुंह से यह बात सुनती है कि वो तो अपने ससुर के चरित्र पर शक कर रही थी, और वो जिसे एक औरत समझ रही थी, क्योंकि वो देखती नहीं है, वो सिर्फ सुनती है कि उसके जो ससुर बात कर रहे हैं, जो संबोधन दे रहे हैं, वो एक औरत की तरह दे रहे हैं। तो उसे बड़ा ही अपने आप में एक ग्लानि भी लगती है कि वो अपने ससुर के चरित्र पर शक कर रही थी, जबकि वो एक पशु को भी एक मनुष्य की तरह प्यार करते हैं। आज समाज में जहां मनुष्य मनुष्य से नहीं प्यार कर पा रहा है, मनुष्य मनुष्य को मारने में जरा सा भी संकोच नहीं कर रहा है, वहां पर वो देखती है कि उसके ससुर एक पशु से इतना प्यार करते हैं। तो कहानी का ये पक्ष दिल को छूता है। वहीं दूसरी तरफ आज जहां अगर हम समाज में बात करें, तो सबसे ज्यादा तनाकशी वाला जो रिश्ता है, वो सास और बहू का हो गया है। कहीं पे सास बहू को बेटी समझने को तैयार नहीं है, बेटी तो दूर, इंसान समझने को तैयार नहीं है। और कहीं सास यदि अच्छी मिल गई, तो बहू जो है वो सास को इंसान समझने को तैयार नहीं। लेकिन यहाँ इस कहानी में जब बहू अपने ससुर के चरित्र पर शक करती है और अपनी सास को बताती है, तो नॉर्मली क्या होता है कि सास बहू के झिड़क देती, नाराज होती, लेकिन सास बड़े ही प्यार से हंसते हुए ससुर को बताती है कि जिसको तुम एक औरत समझ रही है, वो एक औरत नहीं, एक गाय है। और इस तरह से यहाँ पर एक सास बहू के जो रिश्ते में आत्मीयता, प्यार और विश्वास मैम ने दिखाने की कोशिश की है। ये प्रसंग मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि काश ऐसा सच में समाज में हो पाए। तो एक लड़की अपने घर से जब अपने पिता के घर से ससुराल जाए, तो उसके मन में तमाम तरह की चिंताएं ना हो कि वो जहाँ जाएगी वहां के लोग कैसे होंगे, वो इंसान के रूप इंसान पशु होंगे या उसके साथ क्या होगा। या अगर कोई लड़की आती है तो सास को भी ये हो कि दूसरे घर को न, तो मैम आया वो मुझे, और ये चीज आवाज आवाज कुछ दिक्कत हो रही है आपको? आवाज आपकी कम आ रही। खैर, बस बाकी तो सब कुछ बता दिया है शाही मैडम ने। बस एक बात रह गई थी, जो विशेष बात है इस किताब की और इस कहानी की, कि ये अवधी भाषा में एक लघु कथा लिखी हुई है। पूरी की पूरी ये एक विशेष रूप से आप देखिए, पूरी भाषा मृदुला का हमसे तो बनती नहीं बोलते अवधि, इसीलिए मैं बोलूंगा कि ये बात छूट गई थी। तो ये अवधि में लिखी हुई है ये कहानी। जी पंकज जी। तो सर, हम लोगों के साथ में जो हमको सुन रहे हैं, कुसुम सुराना मैम, देवकृष्ण गुप्ता जी, कई और लोग सुन पा रहे हैं जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं, मैं एक बार सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और सबसे ही कहूंगा कि आप इस चर्चा को लगातार सुनते रहें। और हम लोग चूंकि बीच में कमेंट इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बीच में इसकी जो एक तारतम्यता है वो टूटती है, तो उसके लिए वो कृपया इसको अलग स्थिति में न लें और जुड़े रहें, हमको सुनते रहें, हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो जी, निर्भीक भी है, धर्मेंद्र तिवारी निर्भीक जी भी है साथ में जुड़े हुए हैं, और मूलचंद अरोरा जी भी जुड़े हुए हैं इसमें। उनका बहुत बहुत स्वागत है। निर्भीक जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, मैंने उनको भी देखा भी। जी 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 जी, चूंकि हम भी ये चर्चा में इसलिए ध्यान नहीं दे पा रहे, इसलिए उधर से मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। ये है कि उनसे गुजारिश करूंगा वो लोग सुनते रहें और हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं फिर से। तो बात जब अम्मा की है, हाँ वाकई में अवधि है, और बड़ी ही देखा जाए तो काफी अच्छे उसमें से लिखा गया अवधि को। उसको हम पढ़ेंगे भी तो काफी आनंद आएगा, लेकिन वो फिर कभी होगा। तो बात को हम आगे बढ़ाते हैं और इनसे साधना मैम से चाहेंगे कि साधना मैम अभी मतलब कितनी कहानियों पे आपकी चर्चा बाकी है, ताकि हम आगे प्लान कर सके कुछ।
सर वही 4-5 कहानियां हैं। अच्छा अच्छा, चलिए तब थोड़ा सा ब्रेक करते हुए मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए हम एक बार ये जो है चर्चा एक आदरणीय किसले सर की तरफ से चाहेंगे कि सर अपनी तरफ से इस पूरे मंजुल कहानियों के बारे में क्या कहेंगे, फिर लौटते हैं आपकी तरफ में। आदरणीय किसले सर, आप पूरी किताब पर एकदम अच्छे नजरिए से एक बार चर्चा करिएगा। स्वागत है सर। बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया हुआ है शाही मैडम ने और बहुत अच्छा चल रहा था। यहाँ फिर से मैं स्वागत करूंगा धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी का। निर्भीक जी उपस्थित हैं और सुन रहे हैं, आशा है वो आगे और सुनेंगे। तो मैं इस कहानी पे सबसे पहले तो शाही मैडम के एक शीर्षक की बात करूंगा। इस किताब का जो शीर्षक है मंजुल कहानियां जो लिखा हुआ है, तो ये इसको हम कोइंसिडेंट नहीं बोलेंगे, हम वाकई ये जो कहानियां हैं वो वाकई मनोरम सुरम्य कहानियां हैं, दर्शनीय या सुंदर कहानियां हैं। और मृदुला जी का नाम है असल में सुंदर सुरम्य, तो जो मंजुल कहानियां एक्चुअल में वाकई ऐसी कहानियां हैं, बड़ी सुंदर है, मनोरम है, बहुत अच्छी लगने वाली हैं। इसलिए इस कहानी संग्रह का शीर्षक मृदुल कहानियां है, मेरे हिसाब से यही बात है इसमें। चलिए, तो ये तो हुई कहानी। और आगे मैं बात करना चाहूंगा कि मैडम मंजुला जी का पूरा जीवन शिक्षा दान में गया हुआ है। शिक्षण क्षेत्र से वो जुड़ी हुई हैं और उतनी ही संवेदनशील महिला हैं ये। इनको जितनी समाज के प्रति चिंता है उतनी ही इनको अपने छात्रों के प्रति भी चिंता रही है। ये अपने छात्रों को भी उनके सुनहरे भविष्य के लिए हमेशा काम करती रही हैं। इसी तरह अपने अपने बच्चे को उन्होंने किस मुकाम तक पहुंचाया, उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या भोगा है, मैं कल्पना कर सकता हूँ। काफी समय से मैं परिचित हूँ, उनकी बातें मैं सुनता रहता हूँ, उनसे मेरी बातें होती, लंबी लंबी बातें होती हैं, तो मुझे समझ में आ रहा कि उन्होंने कितनी कठिन परिस्थितियों में आज यहाँ इस स्थिति में और जो हमारे दूसरों को वो मार्गदर्शन दे रही हैं, बहुत बड़ी बात है। वो उनकी जिजीविषा के ऊपर निर्भर है, उनकी जो आत्म शक्ति है, जो आत्मबल है, उसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। और उसका ही परिणाम है कि समाज सेवा, शिक्षा सेवा के साथ साथ जो साहित्य सेवा जो कर रही हैं, और उनके दिमाग में, उनके मन में आया, कविताएं तो वो पहले से ही लिखती रही हैं, लेकिन उनके दिमाग में बार बार आया कि मैं गद्य में क्यों न लिखूं, और उन्होंने ये लिखना शुरू किया। और जब उनकी जो लेखनी से जो अभिव्यक्ति की जो अजस्र धारा बही है, वो काबिले तारीफ है। बहुत अच्छा लिख रही है, बहुत अच्छी बारीकी से बारीकी ये बातें इनकी कहानियों में आप देखें, छोटी छोटी सी बातें, आप इनकी सारी कहानियां पढ़ेंगे, जरा जरा सी बात, ऐसा लगेगा कि हम यदि रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में निकलने वाले लोग, रास्ते के पेड़ पौधे से लेकर रास्ते के मकान, उनकी दृष्टि हर जगह है, यानी चतुर दिशा में उनकी दृष्टि जाती है। और अच्छा बुरा भला मार्गदर्शन जो उनके मन में टीस होती है उसको भी उन्होंने व्यक्त किया है। इस तरह ये मंजुल कहानियां, जितनी 20 कहानियां हैं, निश्चित रूप से हमारे समाज के और हमारे इर्द गिर्द घटित घटनाएं और हमने जो भोगा हुआ अतीत है वो, और जो हमने समाज से जो हमको कुरीतियां, जो विद्रूपताएं और जो हमने अच्छी बुरी चीजें देखी हैं, उन्होंने उन सब पर उनकी पैनी नजर है। और उन्होंने जिस ढंग से मारक क्षमता उनकी जो संदेश देना चाहती हैं, हर कहानी का अपना अपना अलग अलग उद्देश्य है। और उन्होंने जितनी कहानियां ली हैं, हर कहानी अपने उसके जो कथानक है, उसकी भाषा शैली है, उसकी जो उद्देश्य है, उस पूर्ति है, तो उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, प्रयास किया है। और साहित्याकाश में पाठकों के सामने वो चीज रखी है कि उससे पढ़ के वो कुछ ना कुछ लें। इस तरह से 20 कहानियां हैं इसमें, तो हम देखते हैं 20 कहानियों में से इनकी 2 कहानियां तो बड़ी लंबी हैं, संस्मरणात्मक कहानियां हैं, छोटी लाइन और मेरी पहली हवाई यात्रा। तो पहले मैं इसी पर बात करूं। छोटी लाइन में भी छोटी छोटी सी बातों को उन्होंने लिखी, और मेरी पहली हवाई यात्रा में तो उन्होंने एक एक बिंदु पर
हम कैसे व्हील चेयर पे जाते हैं, हम कैसे इंटरेस्ट करते हैं, हम कौन से टर्मिनल में जाते हैं, हम यदि बैठते हैं तो एरोप्लेन की छत की ऊंचाई कितनी होती है। इस तरह से उन्होंने इतनी बारीकी से, जैसा एक रेखा चित्र सा, आप यदि कहानी पढ़ेंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि हम मंजुला जी की जगह हम खुद ही उसमें यात्रा कर रहे हैं। इस ढंग से ये संरचनात्मक और जिस ढंग से लंबी कहानियां हैं, ये 2 कहानियां हैं और इसके अलावा 6 इसमें लघु कथाएं हैं जैसे, और साथ में करीब 12 मध्यम कहानियां हैं। तो इस तरह से 20 कहानियों की है। इसमें मृदुला कहानी में नारी की जो दैनिक परेशानियां रहती हैं, उन्होंने उसकी चुनौतियां जो रहती हैं, सामाजिक चुनौतियां एक महिला के साथ क्या-क्या आती हैं, उस पर उन्होंने डिस्कस किया है। आप देखेंगे संयुक्त परिवार की बात हो, चाहे नारी उत्पीड़न की बात हो, उन्होंने सभी बातों पर उन्होंने ध्यान देते हुए लिखा है। निर्मल मन की बात आप देखें, ग्रामीण परिवेश की बात देखें, एक मेढ़ करके एक कहानी है, इनकी छोटी कहानी है मेढ़। उनके पिताजी जाते हैं, वो मेढ़ का वो पानी देते वक्त उनका तलुआ कट जाता है और उसको पट्टी बांध के 5 किलोमीटर साइकिल से जाते हैं और फिर वापस आते हैं गांव में। यानी एक बड़ी कि पिताजी उस स्थिति में भी कितनी मेहनत करते हैं। जब जो वहां जाते तो हम आज इतनी अच्छे से जीवन शैली में गुजार रहे हैं, लेकिन पहले वाले जो माता पिता किस ढंग से मेहनत करते थे, पैसे कमाते थे। इस तरह से ये कहानी है। और आखिरी एक कहानी है हतभाग्य। हतभाग्य वाकई जो हतभाग्य होता है, दुर्भाग्य होता है, उस पर एक ऐसी कहानी है। उसकी एक मुझे लग रहा है कि वो राधिका शायद है इसकी नायिका राधिका है। तो एक सब्जी वाला रहता है, छोटी सी कॉलोनी में अपार्टमेंट वो रहता है सब्जी वाला। उसका पति टीबी बीमारी से एक्सपायर हो जाता है, लेकिन वहां के कोई भी लोग उसको मदद करने की छोड़िए, अर्थी ले जाने की छोड़िए, कफन तक के लिए पैसे देने के लिए कोई किसी आदमी तैयार नहीं होता। और एक शिक्षिका रहती है राधिका, दुर्भाग्यवश उसके पास में वो चाहती है, पैसे देना चाहती है, लेकिन वो पैसा 100 रुपए भी नहीं देना चाहती। बोरे का कफन उड़ाया जाता है, वो 5 रुपए भी उसमें नहीं मिला पाती। तो इस तरह की जो बातें हैं, वो एक राधिका जैसी संवेदनशील महिला के माध्यम से कहलाई गई हैं कि क्या हमारी समाज का, मेरा तो है ही, लेकिन मेरी समाज का, यहाँ के पड़ोसियों का भी ये हतभाग्य है कि हम कितने गिरे गुजरे हैं कि हम उसको एक कफन तक के लिए उसको हम इतने चंदा नहीं कर सकते, हम उसके अंतिम संस्कार नहीं करा सकते। वाकई ये पूरे समाज का, हमारा सबका हतभाग्य है यदि ऐसा होता है कहीं। तो इस तरह से ये कहानी है। 20 कहानियों में ये मान के चलें कि 20 तरह के उद्देश्य इन्होंने किए हैं। जहां तक भाव पक्ष की बात है तो बहुत बातें हुई। कला पक्ष की बात करें हम तो बिल्कुल इनकी भाषा बिल्कुल साधारण, सहज, सरल और हृदय स्पर्शी, हृदय में पहुंचने वाली भाषा है। हम इनकी प्रांजल भाषा अथवा तत्सम तद्भव भेषज की बात ना करें। कहानी वही होती है जो एक अंतिम आदमी, कम पढ़े लिखे को भी अपना संदेश उसको हृदयंगम करा सके। ये कहानी की सबसे बड़ी सफलता है। जिस तरह की तुलसीदास जी कितने प्रकांड विद्वान होते हैं रहे, कवितावली, विनय पत्रिका लेके आप उनके सारे रामचरितमानस को छोड़ के कोई भी ग्रंथ देख लीजिए, हमारी खुद की समझ में नहीं आएंगे। लेकिन रामचरितमानस हमने यहाँ तक देखा है, अनपढ़ लोग भी उसकी चौपाइयां गुनगुनाते हैं। और क्यों गुनगुनाते हैं, उसका मात्र केवल एक कारण है कि वो इतनी सरल, सहज और ऐसी भाषा में लिखा गया कि अनपढ़ भी उसको समझ जाता है। तो मैं इतनी भी सरल नहीं है, लेकिन मंजुला जी ने जिस ढंग से अपनी भाषा शैली का प्रयोग किया है, सीधे सबके हृदय में ये कहानियां उतर रही हैं। और एक बड़ी उम्र उनकी काफी है, 65 साल हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने कहानी लिखना शुरू किया है। उनका ये पहला कहानी संग्रह है। ये मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनकी इतनी अच्छी कहानियां लिखने पर मुझको अनायास ही कहना पड़ रहा है कि पहले कहानी संग्रह इतना अच्छा उन्होंने लिखा है, आगे पता नहीं कितना अच्छा लिखेंगे ये। तो इस कहने से ये पॉजिटिव है कि पहली कहानी लग ही नहीं रहा कि इनका पहला ये संकलन है। यदि ये पहले लिखना शुरू करती हैं, अब तक 10-20 संकलन हो जाते उनके। और मैं इसी तरह से शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जरूर उनकी, चाहे वो लघु कथा, मैं चाहूंगा लघु कथा की अलग कहानी हो,
मध्यम कहानी अलग हो, लंबी कहानी है, यदि ज्यादा लंबी कहानी लिखी है तो वो उन्हें उपन्यासिका बना सकती हैं। यदि मान ली 20, 30, 40, 50 पेज की कहानी है तो उसे उपन्यासिका बनाएं, और एक एक तरह की कहानी 4, 5, 6 पेज, या फिर लघु कहानी 1.5, 2 पेज, 1 पेज की, इस तरह से अलग अलग संग्रह निकालने के लिए मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है। और उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा पहला कहानी संग्रह निकाला है। बातें बहुत सारी हैं अपनी दीदी के लिए कहने के लिए, लेकिन समय भी मेरी घड़ी में लगभग 8:50 होने ही वाला है, बहुत कम समय है। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिल्कुल सही बात है सर, आपने तो देखा जाए तो पूरी की पूरी बात ही कह दी है, अब कहने को कुछ नहीं बचता है। लेकिन चूंकि अभी सुनना बाकी है, अभी मंजुला मैम को भी सुनना बाकी है, और अभी साधना मैम को भी सुनना बाकी है। मैं तो बीच बीच में बस थोड़ा थोड़ा बोलता रहूंगा। और अभी पटल से आदरणीय महेंद्र अलंकार सर भी जुड़ गए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जिनका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आगे बढ़ता हूँ, मैं थोड़ी बात रखता हूँ सर। इसमें एक लाइन आती है कि ऐसे पन्ने फाड़ फाड़ कर फ्लाई नहीं करते हैं, जो कि अभी अंग्रेजी की बात मैडम ने बताया कि बहुत ही व्यंग्यात्मक मामला। जी सर बताइए। नहीं, ग्रीन चिली की बात है, ग्रीन चिली कहानी। वही सर, ऐसे पन्ने फाड़ फाड़ कर फ्लाई नहीं करते बेटा। तो ये कहीं ना कहीं से एक लाइन जो है पूरी कहानी पे मुझे बड़ा ही मतलब एक मतलब मेरे दिल को छू गया ये बात कि, और ये लगभग हर घर की बात है आजकल तो। अंग्रेजी के नाम पे उसमें कितनी ज्यादा मिलावटी जो चल रही है, जैसे खान पान में मिलावट हो गया है, रहन सहन में मिलावट हो गया है, बातचीत में मिलावट हो गई, मिलावट हर जगह चल रही है, तो भाषा में भी वो चीज दिख रही है। और तो और मध्यवर्गीय जो परिवार है वो अंग्रेजी के चक्कर में किस तरीके से मिलावटी के उसमें देखा जाए तो घुल के बाहर निकल रहा है, घुल के बाहर निकल रहा है। तो ये एक लाइन ही भारी पड़ी उस चीज पे। तो हम जो अभी आपने बताई सर हथपथ कहानी, हथपथ कहानी देखा जाए तो राधिका के साथ साथ उस समय का जो एक परिवेश, जो आसपास की जो घटना घट रही है, जैसे उनके साथ उसके बैग में पैसा ना हो, मैडम के बैग में पैसा ना होना, उसके बाद जो कहानी के साथ आसपास का माहौल जिस तरीके से अंकन किया गया है, बहुत ही मतलब कहानी धीरे धीरे चली है लेकिन सबको पड़ताल करते हुए चली है। और उस स्थिति को देख के ऐसा लगा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है वाकई में, कहानी अगर सत्य घटना पर आधारित है, तो ये फिर तो कहीं ना कहीं से हम लोगों के अंदर जो मरती संवेदना है उसको 100% परिभाषित कर रही है कहानी। और ऐसा आने वाले समय में देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही भयानक दौर से गुजरने का समय होगा ये, अगर ऐसी घटना जो है हमें सुनने को मिल रही है, ऐसी कहानी हमें पढ़ने को मिल रही है। हालांकि इस कहानी के पीछे जो भी पात्र हैं उसमें कहीं न कहीं एक भी ऐसा उसमें दिखाई नहीं पड़ा है कि जो कि सक्रिय भूमिका निभा करके थोड़ा-सा आगे बढ़ सके। और राधिका बेचैन थी लेकिन मजबूर थी, फिर भी पूरे इस कहानी में राधिका भारी पड़ी है। तो अब हम जी, फिर पंकज, इस बारे में हम बोलना ये चाहेंगे, इस बारे में, इस कहानी के बारे में, हतभाग्य। ये मेरे, हालांकि सभी कहानियां मेरे दिल के करीब हैं, लेकिन हतभाग्य को मैंने बहुत ही दिल से महसूस किया है। क्योंकि ये सच है कि सारे लोग मुंडेर से, अपने अपनी चारदीवारी से, बालकनी से खड़े होकर देख रहे हैं, झांक रहे हैं, लेकिन किस संकोच में या किस कारण से लोग मदद नहीं कर पा रहे, बल्कि पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। अजीब बात है। और राधिका आने के बाद स्कूल से चाहती है, लेकिन संयोग ऐसा है कि उसके पास है ही नहीं तो करे, कर ही नहीं पा रही किसी कंडीशन में भी। उस समय एटीएम भी नहीं हुआ करता था, बहुत मुश्किल थी। तो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं उसके पास, बैंक में बाई चांस कैश घर में नहीं है, वो नहीं कर पा रही, छटपटा के रह जा रही। ऐसा है, समाज में ऐसी स्थिति है। लोग जुबान चलाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जहां करना चाहिए वहां नहीं करेंगे। और नहीं किया, ये सच है, नहीं किया। ये मोस्टली कहानियां उसमें यथार्थ पर आधारित है पंकज जी। मैं सच बताऊं आपको, सारी कहानियां मेरी आंखों से गुजरी हैं। मोस्टली कहानियां मेरी आंखों से गुजरी हैं, और तभी मैंने इसको महसूस करके दिल से लिखा है। मुझे लगा कि समाज में जाना चाहिए, जाना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है। जी पंकज, आगे बढ़े। हाँ, तो मैम अभी साधना मैम की 2-3 कहानियों पर चर्चा बाकी है, उनकी चर्चा सुनने के बाद फिर हम आएंगे मंजुला मैम को सुनेंगे कि इस कहानी के पीछे आपकी क्या वो है, मतलब इस कहानी को बुनने में, इस कहानी के शुरू होने में, जैसे कि आपने खुद माना है कि एक्सीडेंटल तरीके से आप कहानी लिखना स्टार्ट करती हैं, आपने लिखा भी है इस बात को, तो वो सारी बातें हम आपसे भी सुनेंगे।
लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि साधना मैम अपनी बात पूरी कर लें। साधना मैम, आप अपनी बात पूरी करें। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, तो समय के को देखते हुए मैं आपको इस कहानी संग्रह की जो सबसे अच्छी कहानी लगी, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। उन सर्वश्रेष्ठ कहानियों में सबसे पहली कहानी जो है अभिशप्त पितृ दिवस, और दूसरी कहानी जो है जो मुझे सबसे अच्छी लगी और कहीं न कहीं मुझे सबसे ज़्यादा उसने जो इसने एकदम द्रवीभूत कर दिया है, वो है उसकी कहानी। उसकी कहानी में एक ऐसे बच्चे को दिखाया गया है, जो बच्चा किसी मजबूरी में अपने मामा के घर पढ़ने के लिए जाता है। बच्चे की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, यद्यपि कि उसकी नानी उस बच्चे को बहुत मानती हैं और उसके लिए बहुत कुछ वो छुप-छुपा करके भी करती हैं। लेकिन जब नानी के बाद अगली पीढ़ी आती है, तो वो पीढ़ी किस प्रकार से उदंड होती है और कैसे उस जो बच्ची है, वो अपनी किसी भी ख्वाहिश को, किसी भी चाहत को कह नहीं पाती है और डरी हुई, सहमी हुई सी रहती है। जो तीसरी पीढ़ी की बहू है, वो दामाद जो आते हैं घर में, उनका अपमान करती है और जिससे आहत होकर के जो प्राण प्रतिष्ठित हिंदू घरों में भगवान जो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा करके रखी जाती है, उनकी पूजा का, उनके भोग का एक बड़ा ही नियम होता है। जैसे इंसान को हम क्या खाना देना है, कैसे देना है, कब देना है, ये सोच विचार कर देते हैं, वैसे ही प्राण प्रतिष्ठा किए हुए भगवान के साथ भी होता है। लेकिन जब अगली पीढ़ी आती है, मीन्स जब बहुओं का ज़माना आता है, तब कैसे उस संस्कृति, उस सभ्यता, उस घर के का जो एक नियम था, वो नहीं पालन हो पाता है और इस तरह से मजबूरी में भगवान को भी जो नियम था उसको बदल देना पड़ता है। जो संस्कार होते हैं वो सारे के सारे ध्वस्त हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहानी जो है मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह कह सकते हैं कि ये आँखों को नम कर देती है कि अगर वही बच्चा अपने बुआ के यहाँ, अपने मामा के यहाँ, अपने चाचा के यहाँ कुछ 2-4 दिनों के लिए जाता है या जब उसकी कोई मजबूरी नहीं होती है, तो उससे बड़ा ही दुलार प्यार मिलता है। क्या खाना है, कैसे खाना है, लोग आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन वही बच्चा जब किसी मजबूरी में, जब उसे वास्तव में उसकी ज़रूरत है, उस चाचा, मामा, ताऊ, बुआ की ज़रूरत है, उस कंडीशन में जाता है, तो क्यों लोग उसे बोझ बना लेते हैं? जबकि उस समय तो उसे आपकी सही में ज़रूरत है। तो मुझे यह कहानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा द्रवीभूत करती है। और इसके बाद मैं मृदुला मैम और कृष्ण सर को सुनना चाहूँगी कि चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और उसके पहले थोड़ा-सा जो है हम भी अपनी बात रखेंगे कि कहानी के बारे में काफ़ी सार्थक चर्चा हुई और बात लगभग समय भी होने को है। अब एक बात हम थोड़ा-सा ये कहेंगे मैम कि आज का जो दौर है वो देखा जाए कि ये एक कंक्रीटों का जंगल तैयार हो रहा है। चारों तरफ बस केवल ऊँची-ऊँची अट्टालिकाएँ दिख रही हैं और उसके अंदर गिने-चुने लोग दिख रहे होते हैं। समाज का जो एक तबका पहले हुआ करता था, जो अभी कहानी में कई जगह ज़िक्र हुआ है कि शाम को जब एक जो लड़की है, जब अचानक से शादी के 2 साल बाद ही उसके हस्बैंड की, उसके पति की मृत्यु हो जाती है और वो गाँव जाती है और गाँव जाते समय मायके जा रही होती है। उस समय जब घर पहुँचती हैं, तो गाँव में एंट्री करते समय जो पहले होता था कि वही लड़की जब अपने घर जा रही होती है, तो अगल-बगल गाँव के चाचा-ताऊ जितने लोग होते थे, सबको एकदम एक अच्छे तरीके से सबको अभिवादन करते हुए जाती थी। लेकिन यहाँ पे जब विपरीत परिस्थिति आई, तो वो मुँह चुरा के वहाँ पहुँचती है और समाज किस तरीके से जो है उसके साथ व्यवहार करता है। हालाँकि ये कहीं न कहीं से देखा जाए तो हर घर का यही हाल है। जब हर समाज में जो एक समाज पहले जिस तरीके से लोग एकजुट होकर के बैठा करते थे, एक-दूसरे से पास में रहा करते थे, समाज के साथ समाज के लोगों को सुना करते थे, समाज की बातों को एक-दूसरे से साझा किया करते थे। ऐसी परिस्थिति में ये एकाकीपन जो है, ये उसके बाद मतलब हमारे आस-पास की कई ऐसी घटनाएँ हैं जो हम आप देखते हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गंभीरता से नहीं सोच पाते हैं।
और अभी सर ने बताया कि इस अवस्था में कहानी की शुरुआत जो है मैडम ने करी है, और इसके साथ-साथ छोटी-छोटी बातों पे भी उन्होंने गौर किया है। लगभग 20 कहानियों में 20 भाव तो है ही हैं, लेकिन उसके अंदर भी 2-3 भाव और ऐसे हैं जो कि एक साथ एक ही कहानी में 2-3 अलग-अलग बिंदुओं को छुआ गया है। तो कई ऐसी बातें हैं जो कि किताब को पढ़ना चाहिए, और जिसकी वजह से किताब को पढ़ना चाहिए, समाज को समझने के लिए किताब को पढ़ना चाहिए, समाज को मंजुला मैम के नज़रिए से समझने के लिए पढ़ना चाहिए। अपना नज़रिया सबके पास है, लेकिन मंजुला मैम का क्या नज़रिया है, उसको समझने के लिए इस किताब को पढ़ना चाहिए। किताब जो है वो हिंदी सी पब्लिकेशन से आई हुई है। काफ़ी अच्छा प्रकाशक हैं जो है हिंदी सी पब्लिकेशन, भदोही सूर्यावा से हैं ये, और इनके यहाँ से कई किताबें ऐसी आई हैं जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। अभी बेबाक जौनपुरी की एक किताब है जो कि उन्होंने रामायण को शुद्ध हिंदी में उन्होंने पिरोया है, काव्य बंध में, मतलब बंध में उन्होंने उसको रखा है, बहुत ही सुंदर रचनाओं के साथ पूरा रामायण जो है वो हिंदी सी पब्लिकेशन से ही हिंदी में आया है, और बेबाक जौनपुरी जी ने लिखा है। प्रकाशन जो है हिंदी से उन प्रकाशन से काफ़ी अच्छी-अच्छी किताबें हमें पढ़ने को मिल रही हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि मैम की कहानी का जो पहला संग्रह है वो भी हिंदी श्री से आया हुआ है। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे मैम से, और 2-3 बातें जो मैंने देखा है वो मैं थोड़ा-सा ज़िक्र करूँगा कि मुझे मेरी पहली हवाई यात्रा पे मैम ने बता ही दिया, मेड पे सर ने अपनी बात रख दी कि आज भी किसान को जो है, मैम ने लिखा है किसान कितना भी आगे बढ़ जाए, लोग मशीन को दिखाते हैं आजकल खेती मशीन से हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसान को खेती करने के लिए किसान के रूप में आना ही पड़ेगा। संघर्ष जो जीवन में है, उसको खेत में जाना ही पड़ेगा, संघर्षों से जूझना ही पड़ेगा, उसके बाद हमारे आपके थाली तक रोटी आती है। तमाम ऐसी घटनाएँ हैं जो काफ़ी विचलित करती हैं, और अब हम भी, चूँकि समय ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, अब हम मंजुला मैम से कहेंगे कि इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई? इस लेखन की शुरुआत काव्य विधा से गद्य विधा में आपका प्रवेश कैसे हुआ? आपने खुद लिखा है कि एक्सीडेंटल प्रवेश हुआ है, वो एक्सीडेंटल प्रवेश कैसे हुआ? इन सब बातों को जो है आप अपने स्तर से रखें और हम सबको उससे जो है अवगत कराएँ। मंजुला मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। बहुत देर से मैं सुन रही हूँ, सब केवल प्रशंसा ही कर रहे हैं। थोड़ी सी कुछ मुझ पर कटाक्ष या कुछ ऐसी बात भी पूछे जो कि मैं जवाब देने के काबिल हूँ। जवाब कुछ पूछ ही नहीं रहे मुझसे, कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर रहे कोई कि हाँ इस कहानी में ऐसा। अब आपको सुनेंगे तब वहां से लाएंगे मैम। हाँ, तो नहीं, अच्छा लग रहा है। अगर आप अच्छा ये लग रहा है मुझे कि अगर कहानी आपके दिल तक पहुंच रही है और समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ है उसके अंदर, तो ये मुझे अपनी सार्थकता महसूस हो रही है आज इस चर्चा के दौरान। हाँ, एक्सीडेंटल इसलिए हुआ कि मैं जब रिटायर्ड हुई तो मुझसे काफी लोग मेरे जीवन के बारे में भी जानते हैं, हमारे संघर्षों के बारे में जानते हैं, और बेटा तो खैर है ही है। हमको कहा गया कि आप एजुकेशन में 34 साल जुड़ी रही हैं, तो आप कुछ एजुकेशन से संबंधित किताब लिखिए जिससे कि हम लोग लाभान्वित हो सकें। बेटे ने मुझे 13 टॉपिक दिया लिखने के लिए, लेकिन 13 टॉपिक तक तो हम पहुंच नहीं पाए। 3 टॉपिक लिखते लिखते चौथी में लेखनी बंद हो गई, नहीं लिख पाए। पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं लिख पाए, वो सरस्वती माँ की कृपा नहीं रही होगी। फिर उपन्यास के लिए बहुत मेरे पीछे पड़ा कि उपन्यास लिखो, आपके जीवन में काफी कुछ लोगों तक पहुंचेगा। उपन्यास लिखना शुरू तो किया था मैंने, लेकिन वो मुझे काफी डिप्रेशन में ले रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हो रही हूँ, तो उसको छोड़ दिया मैंने सबसे पहली कहानी प्रतिलिपि पर दंश डाली थी। हुआ ये था कि दंश मैंने एक प्रतियोगिता के तहत डाली थी, और ए अम्मा भोजपुरी में दूसरी कहानी प्रतियोगिता के तहत डाली थी। थोड़ा सा ध्यान आया कि फिर इतना लोग कहे तो मैं लिखना शुरू कर दूं। कहानियां चूंकि मेरे अंदर बहुत सारी कहानियां हैं, और उसी समय ये अभिशप्त वाली बात चल रही थी, मेरे नजरों से गुजर रही थी, और कहीं ना कहीं लॉकडाउन भी गुजर रहा था मेरी नजरों से। लॉकडाउन की परिस्थितियां गुजर रही थी घरों में, और मुझे ये सब, तो उसी को देखते हुए मुझे लगा कि सब लिखना चाहिए, और लिखना शुरू कर चुके थे। मेरे रफ में पड़ा हुआ था कहीं ना कहीं। लेकिन जब ये ऐसे करते करते छिटपुट मेरे पास 16 कहानियां आगे पीछे ऊपर नीचे रफ में पड़ी हुई थी। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, एक्चुअली ध्यान नहीं दिया था कि हाँ मैंने कहानी भी लिखी है कोई। लेकिन अभी जो प्रगति मैदान में ये मेला लगा था बहुत दिनों, 3 साल के बाद, पुस्तक मेला, उसमें
आशा दिनकर जी के थ्रू हमें अमित जी से मिलने का मौका मिला, हिंदश्री पब्लिकेशन के प्रोप्राइटर से। तो उन्होंने कहा कि आप लिखिए कुछ, मैं छापूंगा। मैंने कहा मैं देखती हूँ, कुछ कहानियां तो पढ़ी हैं, देखती हूँ मैं, कुछ पढ़ी है, ऐसी मैंने कहा पढ़ी हैं, कि आप निकालिए। मैंने निकालना शुरू किया, छांट के ढूंढ, हमको महीनों लग गए निकालने में, खोजने में। 16 कहानियां पड़ी थी। अब वो कब लिखी थी, क्यों लिखी थी, कैसे लिखी थी, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन जब हमसे कहा गया कि आप लिखिए लिखिए लिखिए, प्रेशर डाला गया, तब मैंने इस 16 कहानियों के साथ 4 कहानियां और जोड़ी। और ये सारी कहानियां मेरे दिल दिमाग में कहीं ना कहीं थी, अंदर मेरे दिमाग के घर के अंदर थी ये सारी कहानियां। और लगता था कि मुझे वमन करना चाहिए, उलटना चाहिए। हतभाग्य तो एकदम लास्ट में हुआ है, जब ये 19 कहानी हो गई, 16 4 19 हो गई, एक और था कि 20 पूरा हो जाए, तो मुझे लगा हतभाग्य को ये वमन कर ही दो, उलट दो, उल्टी कर दो, जैसे वाली बात थी। क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं काट रहा था मुझको, वो दृश्य काट रहा था, सारी समाज की स्थितियां काट रही थी। तो लगा चलो उसको भी वमन कर ही दो, तो उसको भी कर दिया। इस प्रकार से 20 हो गई, और फिर वो अनायास ही छपने वाली बात हो गई। कहीं ऐसा कोई प्लान नहीं था, प्री प्लान नहीं था। इकाई खुलने वाली थी बनारस की, हुआ कि उसी बीच में प्रकाशन भी हो जाएगा, और छप भी गया, अमित जी मिल गए, और भैया ने पढ़ लिया, भूमिका लिख दिया, तुमने पढ़ लिया, समीक्षा कर दी। इस तरह से मतलब अनायासी कहेंगे, ये अनायास माँ की कृपा उस पर हुई, और माँ ने सोचा कि कहानी अंदर पढ़ी है तो उसे लाओ बाहर समाज के अंदर। तो उसमें थोड़ा संशोधन मुझे करना पड़ा। अब चूंकि छपने की बात थी, तो मुझे एक बार पूरी कहानी सब मुझे पढ़नी पड़ी, पढ़ करके फिर देखना पड़ा, समझना पड़ा, फिर उसको मैंने ज्यादा नहीं कर संशोधन करना पड़ा। लेकिन हाँ, क्योंकि जो ओरिजिनलिटी थी वो तो पहले से पड़ी हुई थी। वो कहानी मुझे दंश को थोड़ा देखना पड़ा था कि दंश में काफी मटेरियल है, और उसको मुझे सीक्वेंस में करना था। कि मैंने ऐसी बस कहते हैं ना कि वमन कर दिया तो कुछ भी निकल आया वाली बात कुछ भी नहीं होनी चाहिए। था तो सब ओरिजिनल, लेकिन उसको सीक्वेंस में करना था मुझे, तो उसे सीक्वेंस में किया दंश को मैंने। और ग्रीन चिली वगैरह तो लिखा ही हुआ था पहले से, इस तरह से एक्सीडेंटली कहेंगे इसको, क्योंकि कोई इरादा नहीं था छापने का। ये यही बात है, दिल की सच्चाई की जो अभिव्यक्ति थी मेरे अंदर, उमड़ घुमड़ रहा था एक, उसे उल्टी हो गई। हम तो यही कहेंगे उल्टी हो गई, एक वमन हो गया सारा शब्दों के माध्यम से। और शायद और भी पड़ी कला होंगी अंदर। कला के बारे में कहा गया है मैम, कला के बारे में कहा गया है कि कला विरेचन है, और विरेचन जो है औषधि भाषा, विरेचन मतलब उल्टी करना ही होता है। तो ये बात आज आपने कही है, और ये ऑलरेडी कला में कहा गया है कि कला विरेचन है, तो वाकई में ये बात सिद्ध हुई यहाँ पे। जी जी जी, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैं इसको यही मानती हूँ कि मेरे अंदर जो पल रहा है या पल रहा था, उसकी उल्टी हुई है। क्योंकि अंदर इंसान, देखिए जो इंसान भोगा, सर भैया ने पहले ही कहा था, जो देखा है, सुना है, भोगा है, वो कहीं ना कहीं घुटता है इंसान, और घुट रहा होता है, सबसे बांट नहीं सकता। उसे कहानी के रूप में डाल देने से मुझे लगता है कि सब लोग पढ़ लें तो बेहतर होता है। और मैं इसके ज्यादा और क्या कह सकती हूँ। हाँ जी भैया, बोलिए बोलिए। ये जी सर। शुरू से देवकृष्ण गुप्ता हमारा बेटा जुड़ा हुआ है, और उसका आक्रोश और उसकी गुस्सा तो हम लोग सभी जानते हैं। वो अभी लिख रहा है कि जो समाज है हमारा, बोले आज का सबसे खराब, सबसे असामाजिक चीज है ये समाज, है ना। उसका आक्रोश देखो, वो बोल रहा है कि ये जो समाज है सबसे सबसे असामाजिक चीज है। और इसी तरह से दूसरी बात भी वो लिख भी रहा है, वो है ना दोनों पक्ष रख रहा है। हमारी बहन जी सुराना जी, शाही जी के लिए लिख रहा है कि बहुत सराहनीय है उनकी जो समीक्षा है, और बहुत वो उनकी बोले बहुत अच्छी समीक्षा की है। ये काफी यानी वो बारीकी से देख रहा है बेटा हमारा, और बहुत अच्छा लिख रहा है, और उसका ध्यान पूरा है शाही मैडम क्या बोल रही हैं, और पंकज जी क्या बोल रहे हैं, और उनकी मम्मी क्या बोल रही हैं, सबको सुन रहा है वो बाकायदे। जी जी पंकज जी आगे बोले। बिल्कुल सर, मैं दो बात का जिक्र करना चाहूंगा। कहानी एक जो मैडम की है, उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। इस कहानी में भी देखिए, कहानी का जो है किस तरीके से एक जो है कोई कहीं महिला जो है वो जाती हैं, और जाने के बाद कुछ चीजें, हालांकि बात यहाँ पे स्त्री की नहीं है, बात ये पुरुष की भी है। कहीं हम पहुंचते हैं अचानक से, कुछ चीजें हम नहीं पूछ पाते, और ऐसी जो है कार्य कर जाते हैं जो कहीं न कहीं से हम हंसी के पात्र बनते हैं। लेकिन देखा जाए तो वो कहीं न कहीं से सच्चाई है कि आदमी जो हमारी समझ है, हम अपने समझ से अपने कार्य को करते हैं। तो वहां पे जो है
थोड़ा सा बीच में लगा कि ये हो क्या रहा है, लेकिन अंत में जब बात आके पूरी हंसी में बदल जाती है तो कहानी जो है इसका अंत काफी सुखद रहा। और ये एक घटना भी जो है बड़ी अच्छी लगी कि हमें कभी भी अगर परिस्थिति हमारे सामने जो आती है उसके अनुकूल अनुकूल अपना काम करना चाहिए। जो होगा उसका रिजल्ट क्या होगा उसको सोचना नहीं चाहिए। ये चीज मुझे यहाँ देखा। और बात जो थोड़ी सी सामाजिक अभी बात जो अभी आपने बताई कि देवकिशोर गुप्ता जी ने कही है सामाजिकता को लेकर के, तो उस बात को लेकर के इस कहानी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो कहानी जो है एक कहानी है, वो कहानी का नाम क्या है देखिए, अंतिम विदाई करके कुछ कहानी है ऐसे। कौन सी कहानी हाँ है अंतिम करके, हाँ, अंतिम बार कहानी, अंतिम बार ऐसा अंतिम बार कहानी। तो देवकृष्ण गुप्ता जी को बताना चाहेंगे कि काफी सक्रिय भूमिका है उनकी हम लोगों के साथ। और अभी वाकई में उनके हमने कमेंट्स पढ़े, क्योंकि हम जवाब इसलिए बीच बीच में नहीं दे पा रहे थे कि बात टूटने ना पाए, हमारा क्रम न टूटने पाए। तो हम बता देना चाहेंगे कि जो उन्होंने समाज के बारे में लिखी है वो बात कहीं न कहीं से इस चीज को जो है जाहिर करती हुई एक कहानी है। इसमें कहानी का शीर्षक है अंतिम बार, और उसमें किस तरीके से जो है समाज के विकृतियों को सीधे सीधे तोड़ा गया है। और उसपे काफी कुछ जो है विवाद भी हुआ है, लोगों ने विरोध किया है, तमाम चीजें। अब वो विकृति क्या है समाज की, वो देखा जाए तो एक अच्छा इसी बहाने एक प्रहार है। अब विकृति क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, उसको तो देखा जाए थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए। कहानी जो किताब पढ़ेंगे तो लोग समझेंगे उसको। अंतिम बार में आखिर सस्पेंस क्या था समझने के लिए भी किताब लोग पढ़ें। तो उसमें जो है समाज के विकृतियों पर काफी अच्छा कुठाराघात किया गया है। और अंतिम बार कहानी जो है बच्चियों द्वारा किस तरीके से काम को पूरा किया जाता है, और समाज के जो विकृति है उसको इसी बहाने उस रूढ़िवादिता को तोड़ा जाता है, उस परंपरा को तोड़ा जाता है। वो भी चीजें यहाँ पे दिखी हैं। और धीरे धीरे सर अब चाहेंगे कि समय जो है हमारा लगभग हो चुका है, तो आप सब में से किसी से हम चाहेंगे सर अगर किसी को कुछ बात रखनी है तो आप कह सकते हैं ना, फिर हम लोग काम कार्यक्रम को आगे जो है संपन्नता की तरफ ले चलें। पंकज, मैं थोड़ा सा 2 मिनट मौका हमें दे दो, 1 सेकंड के लिए। आपकी मैं समीक्षा सुनी थी प्रोग्राम में, तो आपने कहा था मन गंगा में कुछ तारतम्यता नहीं है। इसके बारे में बताना चाहूंगी। मेरे दृष्टिकोण से मन में गंगा जैसे या हाँ, नदी मैं थोड़ा सा जैसी। जोड़ देना चाहूंगा। जी मैम, थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि इस कहानी के बारे में मुझे पूरा प्लान था कि मैम से बात करनी है। मैं दर्शक को भी बता देना चाहूंगा कि जब कार्यक्रम हुआ था तो मैं उस कार्यक्रम में मैंने एक लंबी समीक्षा लिखी, और वो समीक्षा प्रकाशित तभी होना है क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ चीजें सोच के और समय लेके करता हूँ। वो समीक्षा लिखी जा चुकी है, प्रकाशित होना है उसे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अच्छे प्रकाशन से, अच्छे पत्रिका से, अच्छे अखबार से आएगा वो। वहां पे मैंने इस बात का जिक्र किया है कि कहानी जो है मनगंगा कहीं से थोड़ा सा मुझे कुछ खटका है। तो बात हुई थी मैम से कि उस मनगंगा कहानी मुझे क्यों खटका है, मेरे समझ से खटका है। अब उस पे हम थोड़ा सा मंजुला मैम का विचार चाहेंगे कि उस जो मुझे खटका वो क्यों खटका, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें मंजुला मैम। जी मैम, थोड़ा सा ये हाँ बोलिए। हाँ, ये मनगंगा कहानी कहीं न कहीं थोड़ी सी मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मतलब एक तारतम्यता उसमें नहीं आ रही थी, और वो अपने शीर्षक से कहीं भटकती हुई मुझे भी लगी थी। तो जी मैम बताइए। मेरा जो सोचना है कि कई बार कोई कहानी लेखक को बहुत अच्छी लगती है और पाठक को वो निराश करती है, और कई बार कोई कहानी लेखक को उतना पसंद नहीं है तो पाठक को पसंद आती है। ये वाली बात है। अब मनगंगा मेरे को जो जब ओरिजिनल कहानी वो भी है कि जब नायिका लेखिका या नायिका जाती है किसी अपने रिलेटिव के यहाँ, तो उनकी परिस्थिति पूरी तरह से बदली हुई नजर आती है, जो कि वो उम्मीद नहीं कर सकती, सपना भी नहीं सोच सकती थी कि इतने हाई फाई रहने वाले लोग आज किस कंडीशन में रह रहे हैं, जिससे वो बहुत विक्षुब्ध है, असंतुष्ट है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी प्रॉब्लम से इतनी ये क्यों असंतुष्ट है, इतनी असंतुष्टता क्यों। ठीक है, परिस्थितियां चेंज होती रहती, बदलती रहती हैं, और वो उसके वापस आने का समय आ जाता है, लेकिन वो आने का समय होने के बावजूद भी लौटना नहीं चाहती है, क्योंकि लगता है कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्या छूट रहा है। तभी रांची जैसे शहर में उसने चूंकि पहले देखा था कि धरती अंबर एक सार हो जाते हैं बारिश होते होते, और शायद 15-20 दिनों में वो मौसम देखा नहीं उसने कि ऐसा भी हुआ है। किसी दिन रांची में गर्मी पड़ रही है, एसी चल रहा है। पहले लोग एसी नहीं चलाते थे रांची में, पंखा नहीं चलता था अप्रैल के महीने में,
और अभी मई के महीने में यहाँ पर एसी चल रही है, तो पहले पंखा नहीं चलता था, तो उसको बड़ी विशुद्ध है, असंतुष्ट है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब एक दिन एकदम से 10 मिनट के लिए ऊपर जाती है और उसको दिखता है कि अरे वाह, ऊपर आते ही मेघ नीचे आ गया, एकदम धरती अंबर एक सार हो गया, तो उसे लगता है शायद यही देखने आई थी क्या, इसी को समझने आई थी क्या, शायद बहुत दिनों से छूटा था क्या, और वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारे मन की लहरें हमें बता नहीं पाती कि हम क्या चाहते हैं, और बिना मतलब की चीजों से हम असंतुष्ट और विशुद्ध होते रहते हैं। लेकिन जब उसके मन में छिपा हुआ कोई छिपा हुआ कोई मन रूपी लहर या लहर रूपी मन अगर उसको सामने देखने को मिल जाता है, तो उतना सा क्षण उसको संतुष्ट कर देता है, और वो संतुष्ट होकर बस उतनी सी चीज से संतुष्ट होकर वापस आराम से आने में उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर आपको तो मैम कहानी में देखिए, कहानी में लेखिका को संतुष्टि मिली है, लेकिन पाठक कहाँ खटक रहा है कि वो एक दिन का जो एक दिन का छत पे जाना फिर नीचे आना, उसके बाद वो जो विषमता देखिए वहां पर कि छत के ऊपर का एक अलग दुनिया, छत के नीचे की एक अलग दुनिया, वो विषमता भी तो कहीं ना कहीं से खटकी है। इस पे आप बिल्कुल बिल्कुल विषमता थी, विषमता है क्योंकि छत के ऊपर नायिका के बेटी का परिवार है, जो कि नायिका बेटी के साथ रह रही है, उस फैमिली की जो नायिका है वो बेटी के साथ रह रही है, और बेटी और माँ को या लेडीज को कभी भी कहीं भी पूरा मुकम्मल जहां नहीं मिल सकता, वो चाहे बेटा के साथ रहे चाहे बेटी के साथ रहे, तो बेटी तो के कहीं साथ ना कहीं से ये कहानी कहीं ना कहीं से ये कहानी कहीं ना कहीं से ये कहानी भी तो किसी दूसरे तरीके से अभिशप्त के पास पहुंच रही है। यस, बेटी अभिशप्त के पास के नियर अबाउट ही है कि बेटी और दामाद के यहाँ भी वो दामाद के हिसाब से चल रही है, बेटी और दामाद, बेटी के हिसाब से नहीं, दामाद के हिसाब से चलना पड़ रहा है उसको, जो कि बार बार कहा जा रहा है कि आपके पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रह सकती हैं। लेकिन एक औरत को बुजुर्गियत में भी हस्बैंड नहीं है, तो बेटा हो चाहे दामाद हो चाहे बेटी हो, किसी के पास भी रहने के लिए अपने मन का बहुत सारा हिस्सा मार कर रहना पड़ता है। ये भी दिखाने की कोशिश की गई है, और साथ में भी दिखाने की कोशिश की गई है कि जो लोग उसको देख रहे हैं उससे परेशान तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्ट हो गए वहां के वातावरण से, वहां के एटमॉस्फेयर से, जो उसको देखने को मिल गया, और वापस आ गए। सारे दुखों पर वो मौसम ने प्रकृति ने पर्दा डाल दिया, ढक लिया। ये दिखाने की कोशिश की गई है। देवकृष्ण गुप्ता जी एक बात काफी देख रहा हूँ मैम, उन्होंने काफी अच्छा बात लिखा उन्होंने कि हर एक व्यक्ति का अपना जीवन होता है, माता पिता को पुत्र मोह से बचना चाहिए और अपनी संपत्ति का 3/4 हिस्सा अपने पास रखना चाहिए। इस बात का तो वाकई में देखा जाए कि अगर हमें अभिशप्त से और अभी और तमाम घटनाएं जो घट रही हैं इससे बचना हो, तो जैसे समाज के तमाम विसंगति को तोड़ा जा रहा है, वैसे ही इस बात का भी स्वागत होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, अपने भविष्य के लिए बचा के रखना ही चाहिए, समाज इसके लिए कुछ भी कहे। इस बात का तो मैं भी समर्थन करता हूँ देवकृष्ण। हाँ, पंकज, लेकिन मैं कहना चाहूंगी, देवकृष्ण को बताना चाहूंगी कि महिलाएं कहीं ना कहीं दब जाती हैं, चाहे बेटे के साथ रह रही हो चाहे बेटी के साथ रह रही हो, उन्हें कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठा के ही चलना पड़ता है, चाहे कितना भी पैसा उन्होंने रख रखा हो। 80,000 महीना उनके पास आ जाता था अन्य बेटियों से, उस मनगंगा की नायिका के पास, लेकिन वो खर्च नहीं कर सकती थी अपने लिए, घर में वो नहीं लगवा सकती थी, क्या कहते हैं उसको, लाइट के लिए, क्योंकि दामाद को नहीं पसंद था, दामाद को नहीं पसंद था कि वो लगे, दाई नहीं रख सकती थी, दामाद को नहीं पसंद था, सफाई दामाद के हाथ के काम वाली के हाथ का छुआ बर्तन का खाना नहीं खाएंगे। ये सब क्या है, पैसा ही हर चीज नहीं होता है, पैसा, क्योंकि अकेला रहा नहीं जा सकता देवकृष्ण, कोई भी माँ या कोई पिता, ठीक है माँ पिता अगर एक साथ हैं, हस्बैंड वाइफ, तो चलो रह सकते हैं एक पूरा मकान और एक पूरा दाई नौकर रख करके, लेकिन एक अकेला व्यक्ति जो कि एकदम अकेला है, वो नहीं रह सकता, चाहे बेटी दामाद के साथ रहे चाहे बेटा दामाद के साथ रहे, चाहे कितना भी पैसा उनके पास हो, वो नहीं खर्च कर सकते, उन्हें उनके साथ सामंजस्य बिठा के ही चलना पड़ता है, उनके मन को देखते हुए चलना पड़ता है। ये चीज दिखाया गया उसमें। और ये बात है कि कोई भी माँ बाप अपने बेटा बेटी के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकता, खिलाफ नहीं बोलता है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने महसूस किया है। देवकृष्ण को शायद समझ में आया हो। हाँ, आगे बोलिए पंकज, बताइए आगे। हाँ, हम चाहेंगे एक बार आदरणीय विजय सर से, साधना मैम से, कि आप अगर कुछ कहना चाहें, क्योंकि कहानी अब हमारा कार्यक्रम संपन्नता की तरफ चल रहा है, तो अच्छा साधना मैम आपको कुछ कहना है? अरे
मैं यही कहना चाहूंगी कि आज समाज में जो सिर्फ ये कह है कि हाँ बेटा बेटी अच्छी है, बेटियों से सुख मिलता है, बेटी मतलब एक तरह से अगर तो के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है और बेटी बेटी लेकिन अगर इस कहानी को पढ़ते तो हम यही समझ पाते हैं कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, एक अवस्था ऐसी आती है जब हमारे पास सब कुछ होते भी कुछ भी नहीं होता है कह सकते, और हम उसके ऊपर आश्रित हो जाते। और यदि वो बेटा हो चाहे बेटी हो, यदि हमें समझ लिया तब तो हमारी जिंदगी सार्थक है। अदरवाइज पूरी जिंदगी की तपस्या कहीं ना कहीं हमें निष्फल जानकर, चाहे हम लाखों करोड़ों बैंक बैलेंस जितना, लेकिन यदि हमारे बच्चे हम नहीं रहे तो वो बैंक बैलेंस किसी काम का नहीं, वो बैलेंस पानी, वो बैलेंस हमारे दर्द नहीं महसूस करे। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे यही लगता है कि न बेटा बुरा है न बेटी बुरी है, न बेटा अच्छा है न बेटी अच्छी है, जो आप आपको समझ ली बस वही अच्छा है। और किसले सर? आदरणीय किसले सर, आदरणीय किसले सर, आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? कहने को तो वैसे कुछ नहीं रह गया है और बड़ी खूबसूरती से शाही जी ने अपनी बात रखी और इसे जो समीक्षा गोष्ठी में यदि वो इस तरह की विवरणात्मक जो समीक्षा नहीं पढ़ी होती विभिन्न कहानियों को लेके तो ऐसा लगता अधूरापन रहता है उसका, क्योंकि मैं भी 60 प्लस होने के कारण आधी बातें तो विस्मृत हो जाती हैं, हम लोग याद नहीं रह पाती। जब कोई याद दिलाता तो फिर से याद हो जाती हैं, या तो फिर आलेख में पढ़ता हूँ और उसमें पूरी बात आ जाती है। तो ये जो गोष्ठियां होती हैं, जब तक जिस ढंग से पंकज जी ने बहुत अच्छा था कि एक एक कहानी पर विस्तृत चर्चा होती रहे, लेकिन 1 घंटे में 20 कहानियों पे चर्चा नहीं हो पाती। तो इसीलिए मेरा उद्देश्य था कि वो अपनी पूरी बात कहें, तो पूरी बात कहने पर हम उनका दृष्टिकोण या वो क्या कहना चाहती थी ये समझ में आ जाता है। नहीं वो हम भी कहें वो भी कहें, इस तरह से बातें थोड़ी सी वो गड्ढम गड्ढ हो जाती हैं। तो मेरा आशा यही था और उन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी, और समय यदि होता तो शायद वो उनकी बहुत सारी कहानियों की समीक्षा और अधूरी रह गई है। हम चाहेंगे कि यदि उन्होंने ये लिखित में ये समीक्षा लिखी हो तो ये सीधी समीक्षा मंजुला जी को पहुंचाएं या पंकज जी तक पहुंचाएं, जिससे कि ये पब्लिश हो सके, किसी भी अखबार में या पत्रिकाओं में जाएगी तो ये पूरी बात उनकी कहानी पर पहुंचेगी। और इस तरह से हम चाहेंगे कि ये तो आभासी दुनिया में हमने गोष्ठी की है, मंजुला जी 2-2 4-4 लोगों को लेके फिजिकली अब तो दिल्ली में आ गई है, वहां बहुत सारे लोग मिलेंगे उन्हें। यहाँ भी गोष्ठी चाहे अपने घर में भले ही चाय नाश्ता करा के करें, लेकिन इस किताब पर चर्चा जरूर होना चाहिए। बहुत बातें हैं कहने के लिए, मजा आता है लोगों से अपने आदान प्रदान करें अपने भावों का, और एक बात में किसी एक दूसरे की बात भी पहचान में नहीं आती जब तक कि बार बार हम एक दूसरे से ना मिले, तो हम एक दूसरे के व्यक्तित्व से भी नहीं पहचान पाते। आज जैसा कि आज हमारे एंकर साहब हैं पंकज जी, हमने उनकी केवल एंकरिंग देखी है, लेकिन उनकी जो कला पक्ष है, उनका जो चित्रकारिता है उनकी, उन्होंने इसमें कहीं उनकी छाप नहीं आई इनके पूरे साहित्य में कि कहीं वो उनका रेखा चित्र नजर आ रहा हो। तो उनकी प्रतिभा अलग है। मैं एक साहित्यकार हूँ, कवि हूँ, मेरी अलग प्रतिभा है। मंजुला जी चूंकि शिक्षकी जीवन से जुड़ी थी, उनकी अलग है। तो जब तक हम बार बार इस तरह से नहीं मिलेंगे, जब तक बातचीत नहीं करेंगे एक दूसरे को, हमने तो अपना परिवार मनाया, बेटा मानता हूँ पंकज को और दीदी मानता हूँ, तो हमारे जो यहाँ आभासी दुनिया के बाद भी हमारा जो रियल लाइफ होती है, रियल लाइफ में भी हम ऐसे पारिवारिक रूप से जुड़े और एक दूसरे से मदद लें, सहायता लें, एक दूसरे के व्यक्तित्व को जाने। ये कहानी तो हमारा एक बहाना था, लेकिन शाही जी से और एक बार फिर से हमने जो मुलाकात की, ये काफी समय तक हम लोग याद रखेंगे इस समीक्षा को। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबको बहुत बहुत आभार कि आप लोग जुड़े। जी पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अब सर चूंकि जो ये आज का पटल चल रहा है, स्ट्रीम यार्ड चल रहा है, इसमें सब लोगों के कमेंट को देख पाने का जो सौभाग्य है वो सिर्फ मंजुला मैम के पास है। मैं सबको नहीं देख सकता, मैं उन्हें ही देख पा रहा हूँ, मंजुला मैम जिसको लगा रही हैं। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि चूंकि मंजुला मैम की कहानी पर चर्चा हुई और साथ में सबके कमेंट्स को भी देख पा रही हैं, तो मैं अब अंत में संपन्नता की तरफ जब बढ़ रहा हूँ तो मैं चाहूंगा मंजुला मैम से कि वो इस कार्यक्रम में
आभार व्यक्त करें और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग, जो हमारे श्रोतागण हैं, उनका भी आभार व्यक्त करें और इस कार्यक्रम को संपन्न करें। आदरणीय मंजुला मैम। जी पंकज जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी अच्छी चर्चा के साथ साथ भैया की बात बिल्कुल सच है कि हमें लोकल लेवल पे फिजिकली भी चर्चा करनी चाहिए, और पंकज चाहेंगे तो ये चर्चा भी मेरे ख्याल से हो जाएगी फिजिकली लेवल पर भी। और मैं श्रोतागण का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। काफी लोग जुड़े हुए हैं, मैं देख रही हूँ काफी लोग जुड़े हुए। आदरणीय कृपा शंकर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। देवकृष्ण हम लोग का बेटा है, वो तो जुड़ा ही हुआ लगातार, और लगातार बहुत अच्छे अच्छे कमेंट और बहुत अपनी आक्रोश भी व्यक्त कर रहा है। जैसे कि अभी अभी इन्होंने लिखा है कि माता पिता को, ये तो पुत्र मोह से बचना चाहिए तो लिखा ही इन्होंने लिखा क्या है कि बड़ा अच्छा कमेंट था इनका, कहाँ चला गया, मैं देख रही हूँ अभी, बताती हूँ आपको। एकल उन्होंने लिखा है परिवार मैम, मैं पढ़ दे रहा हूँ। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि सहमत है मैम, हट गया। अच्छा ठीक है, अब दूसरा आ गया, आप पढ़िए मैम। ये इतना सारा उन्होंने लिखा है कि मैं किस किस को यहाँ पर करूं, मैं समझ नहीं पा रही। बहुत सारा उनका है। उनका कहने का मतलब ये है कि करना चाहिए, मुकदमा करना चाहिए, कठोर निर्णय लेना चाहिए, और कठोर निर्णय लेने के साथ साथ दोस्ती वाली संस्कृति डेवलप करनी चाहिए कि हर उम्र में दोस्त के बनाने का डेवलप करना चाहिए, उनका ये कहना है। ऐसा इन्होंने टिप्पणी की थी। हाँ, और ये कह रहे हैं कि बात सच है कि मनगंगा से 2-3 कहानी में थोड़ी बहुत बोरियत है और कंटिन्यूटी कमी लगती है। ऐसा लगता है कि पात्र कहानी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है। हाँ बेटा, हो सकता है कि पढ़ने वाले ज्यादा इन बातों को समझते हैं, लिखने वाले नहीं समझ पाते उतना। हाँ, देवकृष्ण कहते हैं सहमत है मैम, और समझ में भी आया, पर हमें इस धर्म संकट से निकलने के लिए कठोर निर्णय लेने ही होंगे। कई माता पिता ने कोर्ट में मुकदमा किया है, और किसी के साथ मन मारकर रहने से अच्छा है कि हम एकल या किसी की भी उम्र में, किसी भी उम्र में दोस्तों के साथ रहने की संस्कृति डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि यही वक्त की मांग है। खैर, ये बहुत ही आज के युवा हैं, इन युवाओं के विचार हैं, इन विचारों से हम सहमत भी हैं, असहमत भी हैं, क्योंकि एक उम्र आती है कि वहाँ बड़ा मुश्किल होता है ये सब करना। खैर, मैं आपके विचारों का स्वागत करती हूँ देवकृष्ण। ईश्वर करे आपके विचार से ऐसी संस्कृति हमारे समाज में डेवलप हो और हम सब लाभान्वित हों। खैर, अभी धर्मेंद्र जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय मूलचंद जी, कुसुम सुराना जी, और राजेंद्र श्रीवास्तव जी, काफी लोग हैं और काफी लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। महेंद्र, हाँ, आदरणीय महेंद्र नाथ तिवारी जी जुड़े हुए हैं शुरू से और काफी टिप्पणियां भी कर रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पे फ्लैश किया है, देखा है आप लोगों ने। वो हमारे वाराणसी पदगामिनी इकाई के अध्यक्ष हैं, महेंद्र तिवारी अलंकार जी। आदरणीय कृष्ण मुरारी जी भी देख और सुन रहे हैं। आपको बता दो कि ये हमारे जेठ साहब हैं जो लखनऊ में रहते हैं, और पहली बार, हालांकि टिप्पणियां तो करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, लेकिन आज लाइव में डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, कमेंट कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर लिखा है इन्होंने। और देवकृष्ण ने एक बड़ा अच्छा कमेंट किया ग्रीन चिली के साथ, अंकल बिग है ना, लेग छुओ, अंकल बिग है ना, लेग छुओ। ग्रीन चिली कहानी के साथ इन्होंने कमेंट किया है, अंकल बिग है ना, लेग छुओ, यानी अंकल बड़े हैं ना, पैर छुओ। ये हमारी संस्कृति और हमारी डेवलप हो रही है। आदरणीय रूपचंद शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, काफी आदरणीय सविता शर्मा जी हैं, सुधा शर्मा जी हैं, मंजू कुमारी जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी श्रोतागण हमारी साधुवाद के पात्र हैं कि आप सब सुन रहे हैं इतनी देर से हम सबकी समीक्षा, आप सबकी समीक्षा और सराहना भी कर रहे हैं, और अपनी बातें भी, टिप्पणियां भी लिख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और स्टूडियो में जुड़े आदरणीय किसले भैया, साधना शाही जी और पुत्र सरीखे पंकज श्रीवास्तव कहने तिवारी जी को बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन। और मैं ज्यादा और क्या कह सकती हूँ। हाँ, पब्लिश कराने की बात आपने कही है, तो साधना जी अगर आप मुझ तक भेज, मेरे पास तो है ही आपका, और कुछ में ऐड करना चाहें तो कर दें, मैं पंकज को दे दूंगी, पंकज किसी उसमें पब्लिश करा देंगे भैया के अनुसार, और भैया के अनुसार हम चाहेंगे तो कभी चर्चा फिजिकली भी करेंगे। शुभ रात्रि, बहुत बहुत आभार,
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आभार। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि श्रोतागण।